गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी। तो इस कविता में कवयित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस और शौर्य की गाथा गाई है। लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व कर निराश और हताश राजा महाराजाओं में आशा का संचार किया था। तो क्रांति जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति थी और आंदोलन वहीं से ही शुरू हुआ था। और इस कविता में कवयित्री ने इसी प्रसंग को लेकर यहाँ वर्णन किया है। तो देखिए उनकी कविता झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखें शब्दार्थ। हिल उठे, हिल उठना अर्थात परिवर्तन हो जाना। भ्रकुटी तानी अर्थात क्रोध करना। और बूढ़े भारत अर्थात कमजोर भारत। और नई जवानी अर्थात जोश या उत्साह। और बुंदेले हर बोलों से तात्पर्य है बुंदेलखंड की एक विशेष जाति जो राजाओं महाराजाओं के यश गाती थी। और मर्दानी से तात्पर्य है मर्दों जैसी वीर बलवान। तो देखें इसमें क्या कहा है। कवयित्री कहती हैं कि अंग्रेजों को भगाकर देश को आजाद करने के लिए प्रयास सन 1857 के सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू होकर व्यापक हो गया था। अनेक देशी राजाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप राजाओं का सिंहासन डोल उठा था। उसे देखकर ऐसा लगा था जैसे बूढ़े भारत में जवानी या जोश आ गया हो। जनता ने तब गई हुई अपनी या कभी खो गई थी जो अपनी आज़ादी का महत्व फिर से अनुभव किया था। सभी ने मन में ठान लिया कि हमारे देश में शासन कर हमें गुलाम बनाए रखने वाले अंग्रेजों को भारत से दूर भगाना है। उससे पहले तो सन 1857 में अंग्रेजों का विरोध शुरू हुआ था। इसी के लिए कवयित्री ने सन 57 के विद्रोह को पुरानी तलवार का चमकना कहा है। कवयित्री कहती हैं कि सन 57 के विद्रोह के बारे में हमने बुंदेलखंड के हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में सुना था कि देशी राजाओं की तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी 1857 के युद्ध में भाग लेकर वह भी मर्दों की तरह लड़ी थी। आगे देखें। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मुंह बोली अर्थात मुंह से बोली हुई धर्म बहन बनाना। छबीली अर्थात सुंदर। और कृपाण अर्थात तलवार। और कटारी अर्थात छोटी तलवार। तो देखें कवयित्री क्या कहना चाहती हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। वह अच्छी छवि वाली थी अर्थात सुंदर थी और उसका नाम लक्ष्मीबाई था। वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी। वह नाना के साथ पढ़ी और खेली थी।
बचपन से ही बर्छी, ढाल, तलवार और कटारी जैसी लड़ाई में काम आने वाली चीजें ही उसकी सहेली थी। उसे शिवाजी जैसे वीर पुरुषों की कहानियां मौखिक ही याद थी। अर्थात उसमें बचपन से ही वीरता के गुण समाये हुए थे और बुंदेलखंड में हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में ये कहानी सुनी थी। आगे देखेंगे। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कवियत्री कहती हैं कि लक्ष्मीबाई के वीरता पूर्ण अनेक कार्यों को देखकर यही लगता था कि वह दुर्गा थी या लक्ष्मी थी। वह वीरता की भावना के जैसे अवतार थी। मराठे लोग उसे देखकर प्रसन्न हो उठते थे। उन्हें लक्ष्मीबाई की तलवार के प्रहार को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह युद्ध का अभ्यास करने के लिए नकली युद्ध की व्यवस्था करती थी, सैनिकों को व्यूह में खड़ी करती थी और फिर उस व्यूह को तोड़ने का प्रयास करती थी। उसे शिकार खेलना भी अच्छा लगता था। सेना की घेराबंदी करना, दुर्गों को तोड़ना ये तो उसके पसंदीदा खेल थे। महाराष्ट्र के लोगों की कुलदेवी भवानी ही उसकी आराध्य थी। अर्थात भवानी अर्थात माँ दुर्गा ही उसकी आराध्य देवी थी। अन्य की आराधना न कर वह भवानी की आराधना करती थी और ये बातें हमने बुंदेलहर बोलों से सुनी थी। आगे देखेंगे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ देखें। सुभट अर्थात वीर योद्धा और विरुदावली, विरुदावली अर्थात प्रशंसा के गीत। और चित्रा, चित्रा अर्थात सुभद्रा का दूसरा नाम जो है वो चित्रा था। तो कवियत्री ने कहा है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। राजा होने के कारण वे वैभवशाली थे और लक्ष्मीबाई अत्यधिक वीर। इस दृष्टि से कवियत्री ने वीरता की वैभव के साथ सगाई होने की बात कही है। ब्याह होकर आई लक्ष्मीबाई झांसी की रानी कहलाई। उसके आगमन पर झांसी के राजमहल में खुशी मनाई गई। विवाह के उपलक्ष्य में उसे बधाइयां दी गई। उसका आगमन ऐसा था मानो उसके रूप में वीर योद्धाओं की विरुदावली गुणसुमह ही झांसी आया हो। जिस प्रकार चित्रा अर्थात सुभद्रा को पति रूप में अर्जुन मिले, भवानी अर्थात पार्वती को शिवजी मिले, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई को उसके पति गंगाधर राव प्राप्त हुए। आगे देखेंगे। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जो, रानी शोक समानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ देखें। कालगति अर्थात समय का फेरा और काली घटा अर्थात विपत्ति।
शोक समानी अर्थात शोक से भर जाना। कवियत्री कहती हैं कि झांसी के महलों में रानी के रूप में लक्ष्मीबाई का आगमन तो सौभाग्य की बात थी। उसके आने पर महलों में सब जगह प्रसन्नता छा गई थी, किंतु धीरे धीरे समय का परिवर्तन दुर्भाग्य की काली घटा घेर लाया और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। रानी लक्ष्मीबाई के पति का निधन हो गया। रानी विधवा हो गई। ऐसा लगा कि विधाता को तीर चलाने वाले लक्ष्मीबाई के हाथों में धारण की गई चूड़ियां सहन नहीं हुई। राजा गंगाधर राव को अभी कोई संतान नहीं थी, वे निसंतान ही मर गए थे। विधाता को लक्ष्मीबाई की इस दुहरी परेशानी पर दया नहीं आई थी। रानी पति के मरने पर शोक मग्न थी। आगे देखेंगे। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप अर्थात दीपक का बुझना अर्थात राजा की मृत्यु होना। अब देखें, कवियत्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पति के निधन से तो जैसे झांसी राज्य का दीपक ही बुझ गया। उनका निधन निराशा, झांसी के लिए दुख का ही कारण सिद्ध हुआ। किंतु अंग्रेज शासक डलहौजी तो मन ही मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे झांसी राज्य को अपने अधिकार में लेने का अच्छा अवसर मिल गया। डलहौजी ने झांसी को अपने अधिकार में लेने के लिए तुरंत ही अपनी सेना भेज दी और झांसी के किले पर अपना आधिपत्य की सूचनार्थ अपना झंडा फहरा दिया। झांसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए डलहौजी स्वयं ही राज्य का मालिक बनकर वहां आया था और रानी लक्ष्मीबाई ने यह घटना चक्र दुख के कारण अपनी अश्रुपूर्ण आंखों से देखा था और उसे लगा कि अपनी झांसी आज पराई हो गई है। आगे देखेंगे। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती है कि अंग्रेज प्रार्थना से भी नहीं पिघलते थे। उनकी स्वार्थपूर्ण कपटी माया अत्यधिक कठोर और अमानवीय थी और जब पहले अंग्रेज भारत आए थे तो व्यापार करने के लिए भारत से दया की भीख मांगते थे और अब भारतीय लोगों की प्रार्थना पर भी नहीं पिघलते थे। अब तो उन्होंने इस देश में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ के राजाओं नवाबों को भी ठुकरा दिया था। लक्ष्मीबाई जो महारानी थी वह दासी बन गई थी, अर्थात अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। यह बात हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी थी। आगे देखेंगे। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती है कि अंग्रेजों ने अपनी छल नीति के आधार पर भारत की राजधानी दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लखनऊ को तो बहुत कम समय में आसानी से जीत लिया था। उन्होंने बाजीराव पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया था
और नागपुर पर भी धावा बोल दिया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक की रियासतों की तो बात ही क्या थी, वे तो आसानी से जीत लिए। सिंध, पंजाब, ब्रह्मदेश कुछ मजबूत थे, उनके परास्त होने की संभावना नहीं थी, किंतु अंग्रेजों ने उन पर भी जैसे वज्रपात कर दिया। उनसे भी यही सुना था कि मर्दों जैसी बहादुरी दिखाने वाली लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से खूब टक्कर ली थी। आगे देखेंगे। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात भारत के हिंदू और मुसलमान राजा अंग्रेजों द्वारा सताए जा रहे थे, उनको हराया जा रहा था और उनकी रानियां और उनकी बेगमें रनिवासों में दुखी रहती थी। बेगमों का तो गम के मारे बुरा हाल था। अंग्रेज उनके राज्य के कपड़ों, आभूषणों और को कलकत्ता के बाजार में नीलाम कर देते थे। अंग्रेजों के समाचार पत्र नीलामी की खबरें बिना किसी हिचक के अखबारों में छपवाते थे। उनका यह आचरण रानियों, बेगमों के लिए और भी शर्मनाक था। वे अखबारों में इस प्रकार के विज्ञापन छपवाते थे कि नागपुर के जेवर तथा लखनऊ के 9 लाख हार खरीदिए। कवयित्री कहती हैं कि कहाँ तो रानियां और बेगमें पर्दा करती थीं, किंतु उनके कपड़ों, गहनों की नीलामी के विज्ञापन अखबारों में छापे जाने से मानो उनकी इज्जत की ही बिक्री की जा रही थी। आगे देखो। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूंधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन चबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री कहती हैं कि गरीब लोग जो अंग्रेजों के अत्याचार के कारण परेशान थे और महलों में रहने वाले उनको स्वाभिमान की चोट पहुंचती थी। भारत के जो वीर सैनिक थे उन्हें भी अंग्रेजों के शासन में उनके व्यवहार से कष्ट होता था। उनमें अपने पूर्वजों का अभिमान था। नाना धूंधूपंत और बाजीराव पेशवा परेशान होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। नाना साहब की मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई ने तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की खुली घोषणा ही कर दी थी। नाना साहब, लक्ष्मीबाई आदि ने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ आरंभ किया। उनका उद्देश्य देशवासियों में आजादी की चेतना जगाना था और ये बातें हमने बुंदेले हर बोलो के मुख से सुनी थी कि रानी झांसी की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए मर्दानगी दिखाई थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री कहती हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम करने की चेतना तो देशी राजाओं में नाना साहब आदि ने जगाई थी और झोंपड़ियों में भी रहने वाले निम्न स्तर के साधारण लोगों ने साथ देकर उसे व्यापक बना दिया था। थोड़ी सी आग को ज्वाला बनाने का सा काम किया था। यह चिंगारी को ये लोग हृदय से महसूस करते थे कि अंग्रेजों को देश से भगाना है और इसी जागृति का परिणाम था कि विद्रोह झांसी, दिल्ली के महलों में जगा था
और इसे व्यापक बनाने में लखनऊ ने भी योगदान दिया था। मेरठ, कानपुर और पटना ने भी खूब विद्रोह किया। इसके साथ ही विद्रोह का कुछ भाव जबलपुर, कोल्हापुर की रियासतों में भी दिखाई दिया था। आगे देखेंगे, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूंधू पंत तांतिया चतुर अजमिल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री कहते हैं कि अंग्रेजों ने देश को आज़ाद कराने के लिए संग्राम में अच्छे अच्छे वीर पुरुष मारे गए। काम आना अर्थात मारा जाना। उनमें नाना धूंधू पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे। ये सभी भारत के इतिहास रूपी आकाश में सदा अमर रहेंगे। लेकिन आज ऐसा काम करना, सत्ता के खिलाफ बगावत करना अपराध ही कहा जाएगा, क्योंकि देश में आज अपना राज्य है। हमने स्वतंत्रता संग्राम की ये बातें बुंदेले हर बोलो के मुख से सुनी थी। इनकी गाथा छोड़ चलें हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहते हैं कि नाना साहब आदि के द्वारा शुरू स्वतंत्रता संग्राम के इस वर्णन को छोड़कर अब झांसी में हुए युद्ध का वर्णन करें। वहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर पुरुष की भांति डट गई थी। तभी लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी विशाल सेना लेकर आया और जवानों के आगे आकर युद्ध करने लगा। तब रानी ने उस पर वार करने के लिए अपनी तलवार खींच ली और फिर दोनों आसमानों में द्वंद्व युद्ध हुआ, अर्थात एक महिला तथा अन्य एक पुरुष जिसमें कोई समानता नहीं थे, अर्थात असमान थे। फिर भी दोनों के बीच युद्ध हुआ था। वॉकर ही इस द्वंद्व युद्ध में घायल होकर भाग खड़ा हुआ। उसे रानी की वीरता देखकर आश्चर्य अनुभव हुआ और यह बात हमने बुंदेले हर बोलों के मुख से सुनी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री ने कहा कि ग्वालियर में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को हराया, किंतु पीछे से अंग्रेजों की सेना ने आकर उसे घेर लिया। इस बार रानी के सामने जनरल स्मिथ लड़ने खड़ा हुआ था, किंतु उसे भी लक्ष्मीबाई से हार माननी पड़ी। लक्ष्मीबाई के साथ उसकी काना और मंदरा नामक सखियां युद्ध कर रही थी और उन्होंने खूब मारकाट मचाई। इस दौरान अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज और सैनिक लेकर आ गया तथा रानी उन सैनिकों के बीच में घिर गई थी। आगे देखें, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
कवियत्री कहती हैं कि इस प्रकार आगे पीछे से अंग्रेजी सेना के द्वारा घेर लिए जाने पर भी रानी मार काट मचाती हुई शत्रु सेना के पार जाने लगी, किंतु दुर्भाग्यवश आगे बड़ा नाला आ गया और उसे पार करना मुश्किल हो गया। यह संकट ऐसा था जिस पर पार पाना अत्यधिक कठिन था। इस कारण घोड़ा नाला पार न करके अड़ गया, क्योंकि घोड़ा जो था वो नया था। इस बीच शत्रु के बहुत से सैनिक आ गए। रानी उस समय अकेली ही थी और शत्रु के सैनिक बहुत सारे थे। उन्होंने रानी पर वार शुरू कर दिए। सिंहनी सी बहादुरी रानी घायल होकर गिर गई। अब वीर गति पाने के अतिरिक्त उसके सामने कोई उपाय नहीं था। कवियत्री कहती हैं कि यह सब हमने बुंदेले हर बोलों के मुख से सुना था कि वह मर्दानी झांसी की रानी अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती हैं कि रानी वहीं पर स्वर्ग सिधार गई। उस समय उसके बलिदानी शरीर की दिव्य सवारी चिता थी, अर्थात चिता पर सवार होकर उसका दिव्य रूप विलीन हो गया था। एक प्रकार से उसका तेजस्वी रूप ईश्वर के तेज अंश में मिल गया था। वस्तुतः वह तेजस्विनी कहलाने की अधिकारिणी थी। उसने शत्रु दल के साथ लड़ते हुए वीरता एवं निडरता का परिचय दिया था। मरने के समय उसकी अवस्था सिर्फ 23 साल की थी। वह मानवी नारी रूप में जैसे कोई अवतार थी। वह अपने बहादुरी भरे कार्यों से हमें स्वतंत्र कराने वाली नारी थी, अर्थात उसने हम भारतवासियों में जागृति ला दी थी। हमें वीरता पूर्वक अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा उसी ने दी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई इस लोक से जा चुकी हैं, लेकिन उसके महान उपकार को हम भारतवासी याद रखेंगे। हम उसके प्रति आभारी हैं। उसने अपने प्राण देकर हम देशवासियों का उपकार किया है। यह हो सकता है कि कभी इतिहास में उसे वैसा महत्व ना मिले, भले ही सच्चाई को दबा दिया जाए और भले ही विजय प्राप्त करने वाले मद में चूर होकर यह सब कर बैठें, किंतु रानी के बलिदान की कथा कभी समाप्त नहीं होगी। अंग्रेज झांसी की गोलों से जड़ से समाप्त भले ही कर दें झांसी को, किंतु भारतवासी रानी को याद रखेंगे। रानी के कार्य स्वयं उसके स्मारक सिद्ध होंगे, उनको भुलाया नहीं जा सकेगा। कवियत्री कहती हैं कि हमने रानी के बारे में बुंदेले हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में जाना था। उनसे ज्ञात हुआ कि रानी बहुत मर्दानी, बहादुर और निडर थी और वह अपने शत्रु अंग्रेजों से बहादुर मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। तो कवियत्री ने लक्ष्मीबाई के द्वारा भारतवासियों पर किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता का भाव इसमें व्यक्त किया है और इतिहास की कमियों की ओर भी संकेत किया है। तो ऐसी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और हम भी बहुत कृतज्ञ हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के, जिन्होंने ऐसी कालजयी रचना रची और सबके दिलों में जो ये रचना है वो छा गई है। तो कैसी लगी आपको ये कविता? बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।